So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced. एंड आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है बिकॉज हम रीस्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ एडवांस प्लस लेवल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी जो थोड़ी सी रुकी हुई थी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 करा के थोड़ा पॉज किया था उस प्लेलिस्ट को, उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो 2024 वाले बच्चों के लिए एंड इवन 2023 वाले बच्चों के लिए बहुत बेहतर आपको इससे हेल्प मिलने वाली है इस सीरीज से। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि हमारी पेड कोर्स चल रही है जिसमें अभी हम केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं एज ऑन डेट। अभी हमारा केमिकल काइनेटिक्स हाफ डन हुआ है, बहुत ही टॉप लेवल की फिजिकल केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जा रही है। इससे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीटली खत्म किया हुआ है, कंप्लीटली थर्मोडायनेमिक्स एडवांस प्लस लेवल का विद क्वेश्चंस, सब कुछ हमने किया हुआ है। अभी हमारी केमिकल काइनेटिक्स चल रही है एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगी। तो आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, क्योंकि जैसे ही मैं कोर्स लाता हूं कुछ तो आपको पता चलना चाहिए। इससे मैं बता रहा हूं, आप अगर जेईई एडवांस के सच्चे एस्पिरेंट हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, इसके जस्ट बाद हम इक्विलिब्रियम पे कोर्स लेके आएंगे, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम पे। तो बिल्कुल मैं आपको नोटिफाई करूंगा जिस दिन से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। और अगर आपको इस कोर्स के बारे में भी अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दे दिया, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। तो चलो, बाकी अभी तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है अच्छे से। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता दूं हमने क्या क्या किया था और अभी हमने क्या क्या करना है, आज की वीडियो में क्या करना है और इससे पहले हमने क्या क्या किया था। हमने आपको बेसिक चीजें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स थे, जैसे इंडक्टिव हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, एंड द थर्ड रेजोनेंस हो गया, इस पे बहुत डिटेल में बातें हमने की थी। आफ्टर दैट हमने एरोमेटिसिटी पे बात की थी, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी पे हमने डिटेल में चर्चा की थी एरोमेटिसिटी में। एंड आफ्टर दैट हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट सच एज कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी पे भी बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। मतलब हमने कहीं ना कहीं बेसिक जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। तो अब क्या करने वाले हैं सर आज की वीडियो में? आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं द एसिडिक स्ट्रेंथ, बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। तो हमारा जो अगला टारगेट होगा ना, और ये बिल्कुल आपको एडवांस प्लस लेवल का मिलेगा। हाँ, स्टार्ट हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, एकदम सिंपल चीजों से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे लेवल तक इसको लेकर जाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल बने रहें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें सो दैट मेरे को मोटिवेशन और मिले यूट्यूब में फ्री लेक्चर्स लाने का, और मैं आपको आइसोमेरिज्म भी, कंप्लीट स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी साथ में लाके दे पाऊँ। सो फॉर दैट आपको थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा वीडियोस। तो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ हम पढ़ने वाले हैं। वी विल स्टार्ट विथ एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसमें थोड़ा बहुत कार्बन आयन की स्टेबिलिटी वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तो उसको अलग से कराने की जरूरत नहीं है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी वो हम इसके अंदर ही कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें ज्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात, सबसे पहली चीज जो एसिडिक स्ट्रेंथ पे आपको देखनी है, तो चलो देखो किस तरह से देखना। आपको नॉर्मल आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने के का डेफिनेशन पढ़ा है ना, कुछ उसी तरह से मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। सपोज करो HA मेरा एसिड है, पानी में एक्वस मीडियम में ये कुछ इस तरह से गया और डिसोसिएट हुआ H प्लस और A माइनस में। आप इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हो Ka, लाइक H प्लस, आप ये H प्लस एक्वस लिखो या फिर H3O प्लस लिखो, सब एक ही बात है। H प्लस A माइनस अपॉन HA
ये आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और आपको पता है, आपको ये बात अच्छे से पता है कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी होगी, Ka की वैल्यू, दैट इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं लोग इसको, तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा अगर Ka की वैल्यू बड़ी है तो। अब सवाल ये आता है कि ठीक है सर, डेटा से तो हमको पता है, डेटा से तो हमको पता है कि Ka वैल्यू बड़ा है, तो हम बोल देंगे कि हाँ वो एक अच्छा एसिड है, हम ऐसे तो बोल देंगे। बट सर थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट कैसे करें, वही तो मेन चीज है। हम ये टॉपिक पढ़ ही इसलिए रहे कि हाँ डेटा से हमको पता है कि Ka अगर बड़ा है तो एसिड जो है वो स्ट्रांग है, लेकिन हम थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट कैसे करें, तो बस इसी चीज को हम सीखेंगे, अलग अलग केसेस लेंगे। और मैं बता दूं, जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है आपको, पहले डेटा है उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। पहले डेटा है उसके बाद एक्सप्लेनेशन है। बट हाँ, जो एक्सप्लेनेशन है वो इनऑर्गेनिक जैसा नहीं है, जिसमें बहुत हद तक लगता है यार लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, कहीं कुछ बोल रहे हैं कहीं कुछ कर रहे हैं। यहां ऐसा नहीं, यहां पे बहुत हद तक आपको लॉजिक समझ में आएगा, क्योंकि बिल्कुल लॉजिक है, ठीक है। यहां चीजें आपको लॉजिकल लगेंगी, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, पहले डेटा है, पहले डेटा है, उसके बाद जाके हम क्या करेंगे, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और बहुत हद तक जो हम जनरल एक्सप्लेनेशन एक देंगे ना, उससे बहुत सारे डेटा समझ में आ जाते हैं। लेकिन कुछ डेटाज जो ऐसे हैं, वहां पे जब दो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत समझ पाना मुश्किल होता है। तो वो डेटास थोड़े से, जब दो तीन चीजें कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं तो वहां समझ पाना मुश्किल है। अदरवाइज आप परेशान मत होइए, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लॉजिकल भी लगेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलो देखें, Ka वैल्यू हमने देख लिया, एक्वस मीडियम में हमने ये बात की। अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो A माइनस है, ये A माइनस जितना स्टेबल होगा, जितना स्टेबल होगा उतनी ज्यादा बड़ी आपकी ये Ka वैल्यू होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस एक अच्छा फैक्टर है, और स्टेबिलिटी की बात हो रही है तो थर्मोडायनेमिक फैक्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका Ka है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, डेल्टा जी के ऊपर, और डेल्टा जी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है। तो मैं क्या कहूं, मैं कह रहा हूं कि जितनी ज्यादा इस A माइनस की स्टेबिलिटी होगी, उतना बेहतर ये HA एज अ एसिड यूज कर पा रहे होंगे हम इसको। सो यहां पे क्या पॉइंट आया, इसी पॉइंट के अराउंड हमारा ये जो चैप्टर है एसिडिक स्ट्रेंथ वाला, ये इसी पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करेगा। क्या पॉइंट बोला मैंने, देखो पॉइंट ये है कि मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, बेटर विल बी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, अच्छे से देखेंगे सबको समझ में आएगा, बेटर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। और एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूं उसमें, कि ये जो हम एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी निकाल रहे हैं, ये एक्वस फेज में निकाल रहे हैं, ठीक है। हम एक्वस फेज में निकाल रहे हैं, हम सॉल्वेंट जो यूज कर रहे हैं, हर बार अंडरस्टूड है कि जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं ये वाटर है। कभी कभी गैसियस फेज में भी निकाला जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ। और आपको ये बात मैं बता दूं, ये ज्यादा जगहों पे आपको बताया नहीं जाता है, कि अभी तो राइट नाउ हम एक्वस फेज में एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब हम अगर गैसियस फेज में जाते हैं ना, गैसियस फेज में, तो गैसियस फेज में क्या होता है कि एक्वस में क्या हो रहा है कि इसकी जो हाइड्रेशन है ये बहुत प्रॉपरली होगी, इसकी जो हाइड्रेशन है ना वो बहुत प्रॉपरली होगी, और उससे हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा। हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा तो डेल्टा H बहुत नेगेटिव हो जाएगा रिएक्शन का,
डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो वो डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने के लिए फेवर करेगा, और डेल्टा जी अगर ज्यादा नेगेटिव होगा, आई होप आप थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक्स जानते हैं, तो डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगा, इसका मतलब जो के ए होगा ये भी थोड़ा हाई होगा, क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, या डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के, आपने ये पढ़ा है। तो जितनी ज्यादा इधर रिलीज होगी एनर्जी ना हाइड्रेशन वगैरह से, उतना ज्यादा ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होगा रिएक्शन आगे की तरफ। तो एक्वस फेज में क्या होता है कि आपके पास यहां इस A माइनस का हाइड्रेशन हो रहा होता है, और बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन आपकी के वैल्यू ठीक ठाक आती है। मैं बता दूं, अगर आप इसको गैसियस फेज में कंपैरिजन करोगे ना, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ आती है वो बहुत पुअर एसिड्स निकल के आते हैं, बहुत पुअर एसिड्स निकल के आते हैं। मतलब इन गैसियस फेज, तो हम गैसियस फेज में बात ही नहीं कर रहे होंगे, इन गैसियस फेज एसिडिक स्ट्रेंथ इज वेरी लो। अब इसके पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं उस पर भी बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अभी आपको थोड़ा सिलेबस के विद इन रह के चीजों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसमें मैं बहुत हद तक अलाइनमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और फिर रैंडमनेस वगैरह से भी बहुत कुछ एक्सप्लेन होता है, बट अभी आप इतना समझिए कि गैसियस फेज में क्या होगा। गैसियस फेज में हाइड्रेशन उतना प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे गैसियस फेज में इस A माइनस के। फॉर दैट रीजन ये आपकी के वैल्यू उतनी हाई नहीं होगी। आपको एक एग्जांपल भी देता हूं, जैसे एसिटिक एसिड होता है ना, एसिटिक एसिड, आपको एक एग्जांपल देता हूं तो इससे आपको समझ आएगा। जब हम एसिटिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बता रहे होते हैं तो के वैल्यू कितनी बोलते हैं, रफली बोलते हैं 10⁻⁻⁵ के आसपास, रफली यही बोलते हैं ना के वैल्यू। हाँ वो 4.75 है, वो मैं मान रहा हूं, बट मैं रफली यही बोलता हूं के वैल्यू। और यही चीज को जब मैं गैसियस फेज में मेजर करूंगा, जब मैं गैसियस फेज में मेजर करूंगा ना, ये वैल्यू बहुत कम आती है, आपको पता है 10⁻⁻131 के अप्रोक्स। बस आप इससे ये आइडिया लगा लो कि अगर कोई चीज गैसियस फेज में जब अपन एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर कर रहे हैं या एक्वस फेज में कर रहे हैं तो काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। ओके, तो ठीक है, ये रहा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कि हमको करना क्या है, हमको करना क्या है उसका इंट्रोडक्शन आपको मैंने दिया। अब फाइनली हमें देखना क्या, ये पॉइंट मैंने बताया, इस पॉइंट के अराउंड पूरा चैप्टर रिवॉल्व करेगा। तो हमको स्टेबिलिटी चेक करनी है, स्टेबिलिटी चेक करनी है ऑफ A माइनस। तो ये जनरली एक कार्ब एनायन है। और क्या बात मैंने बताई, के वैल्यू अगर हाई है तो एसिड स्ट्रेंथ भी हाई होगी, एक बात ये बताई, एसिडिक स्ट्रेंथ भी हाई होगी। और क्या बात बताई, अब देखो बेटा के पी के आप समझते होगे, नेगेटिव लॉग ऑफ के अगर कर दिया जाए तो इट इज पी के। सर पी के क्यों कर रहे हो, के भी तो ठीक था। क्या है, पीके की वैल्यू लॉग लगाने के बाद ना वैल्यू कन्वीनियंट हो जाती है थोड़ा यूज करना, इसलिए हम जनरली पीके वैल्यूज ज्यादा अच्छा लगता है देख के। जैसे मैं अगर आपको कहूं, 10⁻⁻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 ⁻तो ये वैल्यू ज्यादा अच्छी लग रही है देख के, तो अच्छी लग रही है देख के, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम पीके कन्वर्ट, ये टर्म हमने डिफाइन कर दिया है पीके, और इसका यूज करेंगे हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में, एसिडिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में हम इसको यूज करेंगे पीके वैल्यू। तो अब सिंस नेगेटिव लग गया साइन, तो ये भी बात बहुत कॉमन सी है कि अगर पीके वैल्यू हाई होगी, अगर पीके वैल्यू हाई होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ लो होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आया, हायर द वैल्यू ऑफ pKa lower is the acidic strength। ठीक है सर, अभी तो डेटा वेटा वाली बात आपने बता दी। अब हम थोड़ा
देखेंगे कि हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटीज। तो चलो देखिए। सो पहली बात ये है कि मैं कुछ पीके वैल्यूज के साथ शुरुआत करना चाह रहा हूं, कुछ क्लास ऑफ कंपाउंड्स को मैं डिवाइड कर रहा हूं और फिर कुछ पीके वैल्यूज के साथ शुरुआत करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं 3-4 क्लास ऑफ कंपाउंड्स आपको बताता हूं। जैसे आप देखिए बेटा सल्फोनिक एसिड्स, जैसे आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, फिर आप देखिए फिनॉल्स, फिर आप देखिए एल्कोहल्स। अभी हम ना ये 3-4 क्लास ऑफ कंपाउंड्स या फंक्शनल ग्रुप्स को अलग अलग करते हैं और फिर इन पे कुछ नजर डालते हैं। देखो अगर मैं पीके वैल्यूज की बात करूं, सल्फोनिक एसिड इन जनरल तो नेगेटिव पीके वैल्यूज होती है इनकी। कार्बोक्सिलिक एसिड इन जनरल 4 से 5 के रेंज में होती है। हाँ, अगर आप, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं ना, जैसे RCOOH की, तो इन जनरल लगभग 4-5 के आसपास होती है। फिनॉल्स की मैं बात करूं, एग्जैक्ट फिनॉल की बात करूं तो रफली 10 के आसपास पीके होता है। और अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो ये अल्कोहल का जो पीके होता है ये रफली 16-17 के रेंज में होता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो इससे क्या समझाना चाहता हूं मैं? इससे मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली ये बेटर एसिड नजर आ रहा है, ये बेटर एसिड नजर आ रहा है पीके वैल्यू से। तो अब हम थ्योरेटिकल अप्रोच क्या लगाएंगे इसमें? व्हाट शुड बी अवर थ्योरेटिकल अप्रोच? थ्योरेटिकल अप्रोच ये होना चाहिए कि आपको देखना है बेटा स्टेबिलिटी, किस चीज की स्टेबिलिटी, इसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है। देखो सल्फोनिक एसिड को देखो, RSO3H, ये बना इसका कॉन्जुगेट एसिड, सॉरी कॉन्जुगेट बेस। RSO3H का H+ आपने निकाला, यहां पे आपने देखा RCOO-, यहां आपने फिनॉल को देखा, ठीक है, फिनॉल भी ठीक दिख रहा है O-, फिनॉक्साइड आयन, और इधर आपने देखा एल्कोक्साइड RO-, आपने ये देखा। तो जो बात बहुत क्लियरली दिख रही है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, हमें क्या देखना है? A- की स्टेबिलिटी। अब हाइड्रेशन आप बहुत ज्यादा हद तक कंपेयर नहीं कर पाओगे, आप नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर करो यूजिंग द बेसिक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स लाइक इंडक्टिव और रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन तो खैर होता नहीं नेगेटिव चार्ज में, तो उसको तो हम नहीं लाएंगे यहां प्ले में। बट नॉर्मल इंडक्टिव और रेजोनेंस के हिसाब से आप देखिए, रेजोनेंस इज ऑब्वियसली द मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर। तो मैं रेजोनेंस की बात करूं तो माइनस, ये देख सकते हैं आप, बहुत प्यारे तरीके से 3-3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इससे बेहतर कुछ नहीं है। देयरफॉर इसकी पीके बहुत नेगेटिव है और ये एक बहुत अच्छा एसिड है। सल्फोनिक एसिड एक बहुत अच्छा एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी बुरा नहीं है। आप अगर देखें इस कार्बोक्सिलेट आयन को, इस अगर कार्बोक्सिलेट आयन को आप देख रहे हैं तो ये भी एक अच्छा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। तो देयरफॉर हम ये मान रहे हैं, देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, पहले आपको डेटाज आएंगे, पहले डेटा आएंगे, उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से ऑर्गेनिक पढ़ा जाता है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी इसी तरह से पढ़ा जाता है। रिएक्टेंट लिख के प्रेडिक्ट नहीं करना बैठना है आपको। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, केस स्टडी टाइप पढ़ा करिए इसको, ठीक है। ऑर्गेनिक पढ़ने का सही तरीका ये होता है, आपने देखा अच्छा हाँ ये है, चलो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे एक्सप्लेन होगा, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिस शुड बी द अप्रोच बिहाइंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये देखो O- है, तो ठीक है सर O- है, ये भी तो रेजोनेंस कर रहा है, तो कैसे पता लगाएंगे कौन सा अच्छा है? डेटा देखो, थोड़ा बहुत याद रखो कि फिनॉल्स और इसमें काफी डिफरेंस है। इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है इसको हम ऑन पेपर ऐसे नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रहना चाहिए, काफी ज्यादा डिफरेंस है। फिनॉल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में काफी ज्यादा डिफरेंस है। फिनॉल से काफी बेहतर है कार्बोक्सिलिक एसिड इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मैं इसका यही एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं कि ये जो रेजोनेंस है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो ये इसके कंपैरिजन में बेटर है। या फिर आप ऐसे सोचो, ऐसा मन में इमेज बनाओ
कि माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे ही इधर उधर शफल हो रहा है, ऑक्सीजन पे शफल हो रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, देयरफॉर वो बेटर है। और यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस के बाद, ठीक है, रेजोनेंस हो रही है तो अच्छी बात है, रेजोनेंस हो रही है तो अच्छी बात है, बट रेजोनेंस करके वो किस पे जा रहा है? देखो बेटा वो किस पे जा रहा है? वो कार्बन पे जा रहा है। अब ये रेजोनेंस कैसे होता है, क्या होता है? आपने मेरी जीओसी की पुरानी वीडियोस अगर देखी है तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, जिसमें मैंने रेजोनेंस पढ़ाया है। और यहां देखो इस एल्कोक्साइड को देखो, इस एल्कोक्साइड को अगर आप देखते हो ना, अगर आप इस एल्कोक्साइड को देखते हो, यहां कोई चार्म नजर नहीं आ रहा है, एक गंदा सा आर ग्रुप लगा हुआ है। और वो जो आर ग्रुप है वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है अपने प्लस आई इफेक्ट से, अपने प्लस आई इफेक्ट से वो नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है। तो कोई चार्म नजर नहीं आ रहा हमको उसमें, देयरफॉर इसकी पीके देख सकते हो आप बहुत लो है। हाँ, ये तो मैंने एक बेसिक तरीका बताया, एक बेसिक वे बताया कि आप इस तरह से, पहले आपके मन में ऐसी इमेज होनी चाहिए। और अभी तो हम फिनॉल्स के अंदर बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट हम अल्कोहल्स के अंदर भी अलग अलग केसेस पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, कुछ 2-4 नए इफेक्ट्स भी आपको पढ़ाए जाएंगे इसमें। लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल है वो इतना है, तो इतना आपकी पकड़ में होना चाहिए। अब चलो मैं कुछ फिनॉल्स लेके आता हूँ और कुछ डेटास के थ्रू ही आपको चीज़ों को समझाऊंगा, जस्ट लाइक अ केस स्टडी, जस्ट लाइक अ केस स्टडी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं कुछ डेटास लेके आता हूँ। सो बेटा ये कुछ हमारे पास फिनॉल्स हैं और अब हम इनके डेटास को देखकर कुछ कंपैरिजन सीखेंगे, ठीक है। सो लुक, पहले इन 4 कंपाउंड्स को आप देखो, ये नॉर्मल फिनॉल मैंने बनाया, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो डेटा पहले, बाद में एक्सप्लेनेशन। तो आप देखिए फिनॉल को देखिए, फिनॉल तो नॉर्मल है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें नाइट्रो लगा दूं, नाइट्रो, तो नाइट्रो लगाने से क्या होगा? सीधी सी बात है, आपने रेजोनेंस में पढ़ा है। अब आप देखिए इसका फिनॉक्साइड बनाइए, अब इसका आप फिनॉक्साइड बनाइए। देखिए जब आप इसका फिनॉक्साइड बनाएंगे O-, और इधर लगा हुआ है नाइट्रो, इधर लगा हुआ है नाइट्रो। अब ये माइनस रेजोनेंस करके कहां कहां आता है? ये माइनस रेजोनेंस करता है, ये यहां आता है, ये माइनस यहां आता है, और ये माइनस यहां आता है जब रेजोनेंस करता है। तो देखो द मोमेंट ये यहां आएगा माइनस, इसको एक एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस NO2। ये देखो एक इलोंगेटेड यहां पे एक एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन मिलेगी, जिसकी वजह से इस माइनस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अगेन वही बात हो गई ना कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और यदि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बेटर होगा और pKa वैल्यू कम होगा, pKa वैल्यू कम होगा। फिनॉल की 10 थी, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की 7.2 है, इससे तो कम है, ठीक है। अब आप यहां पे देखो, अब आप मेटानाइट्रोफिनॉल को देखो, बहुत सारे केसेस लेंगे बेटा, अच्छे से समझ में आएगा आपको, परेशान होने वाली बात नहीं है। अब मेटानाइट्रोफिनॉल को अगर आप देख रहे हो, दिस इज फिनॉल एंड दिस इज NO2, दिस इज मेटानाइट्रोफिनॉल। अगेन जब मैं फिनॉक्साइड बनाता हूं तो नेगेटिव चार्ज कहां आता है? सर नेगेटिव चार्ज तो ऑर्थोपैरा पे आता है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे माइनस चार्ज है, जो नाइट्रो लगा हुआ है, वो तो मेटा पे लगा हुआ है, तो ये रेजोनेंस से इस नेगेटिव चार्ज को एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन तो नहीं दे पाएगा। सही बात है आपकी, नहीं दे पाएगा। लेकिन जब माइनस आजू बाजू आया तो नाइट्रो का माइनस आई तो हमेशा चल रहा है ना, तो माइनस आई से थोड़ी तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ये माइनस आई से थोड़ी तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और इसलिए इसका जो इफेक्ट है ये इतना बेहतर नहीं है, लेकिन फिनॉल से तो बेहतर हो जाएगा, फिनॉल से बेहतर हो जाएगा ये। इसलिए देख पा रहे हो आप जो डेटा भी है वो लगभग कितना है, 8.3 के आसपास। हाँ अब यहां पे जो केस है, ये पहला स्पेशल केस आया भाई। जितने स्पेशल केसेस बनेंगे सबको आपको कॉपी में लिखना है, स्टार मार्क करके लिखना है और उसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते खुद से, जो भी टीचर कह रहा है अरे यार ये तो दिख जाना चाहिए था, नहीं गलत बोल रहा है, वो नहीं दिखना चाहिए था, एक बार पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा, ठीक है। तो परेशान होने वाली जरूरत नहीं है, बहुत अंडर एस्टिमेट नहीं करना है अपने आप को कि अरे यार हमको तो नहीं दिखा, दिख जाना चाहिए था, नहीं दिखना चाहिए था, पढ़ने के बाद समझ में आता है,
ठीक, ये सच्चाई है। तो चलो देखो इस केस को देखो आप, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अगर हम इसको इस तरह से देखें, बच्चा इस तरह से भी सोचता है। कैसे सोचता है बच्चा? सर ये फिनॉक्साइड है, एक बार यहां नाइट्रो लगाए तो ठीक है सर, माइनस चार्ज यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। दूसरी बात क्या करें, दूसरी बात क्या करें, O माइनस यहां पे नाइट्रो लगा हुआ है NO2, माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, पार्शियली हर जगह है माइनस, तो यहां भी स्टेबिलिटी मिल रही है। लेकिन कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा अच्छा होगा, मतलब माइनस का एक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा कहां पे होगा, इन चारों में कहां होगा? हाँ, तो मैं बोल सकता हूं O माइनस पे ज्यादा एक्यूमुलेशन होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो माइनस चार्ज ज्यादा समय तक उस O के पास रहेगा। तो अब अगर मैं NO2 की बात करूं, तो ये वाला NO2 माइनस आई दोनों लगा रहे हैं, माइनस आई दोनों लगा रहे हैं, ये भी NO2 माइनस आई लगा रहा है, ये भी NO2 माइनस आई लगा रहा है, लेकिन इस NO2 के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो एक बार देख के क्या लगता है, समझ पा रहे हो बात को? इस NO2 के पास, ऑर्थो वाले के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है खींचने के लिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके पास है। एंड फॉर दैट रीजन एक बार में देख के हमको लगता है कि हाँ यार ये ज्यादा स्टेबल एनायन दिख रहा है, और ज्यादा स्टेबल एनायन की वजह से ये इसका जो एसिड होगा वो ज्यादा अच्छा एसिड होगा। बट देखो डेटा तो कुछ और ही कह रहा है, डेटा तो कुछ और ही कह रहा है। ये कह रहा है कि बहुत मार्जिनली पैरा वाला अच्छा है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या आता है? तो ये एक्सप्लेनेशन गलत है, कुछ और यहां पे काम कर रहा होगा, कुछ और फैक्टर है जो काम कर रहा होगा। तो यहां पे जो स्पेशल फैक्टर है वो क्या है वो समझिए। यहां जो स्पेशल फैक्टर काम कर रहा है वो ये है कि जब हम बात करते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की, तो यहाँ पे बहुत ही फेमस एग्जांपल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बेटा, कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ी उम्मीद से कम हो जाती है। आपने पढ़ा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ी उम्मीद से कम हो जाती है, वोलेटाइल हो जाता है ये, स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं दोनों प्रोडक्ट्स को। बट ठीक है, अभी वो बाद की बात है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो H प्लस का निकलना है ना, अब स्टेबिलिटी तो तब देखेंगे जब अपन H प्लस को निकाल पाए, लेकिन इस H बॉन्डिंग की वजह से जो कि पहले से सॉरी, तो इस इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से H प्लस आयन का निकल पाना थोड़ा सा एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस ज्यादा बन जाता है, मैं ऐसे बोलूंगा, थोड़ा एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है। तो अगेन इसका जो डेल्टा H है वो जितना नेगेटिव हम सोच रहे थे उतना नेगेटिव नहीं है, जिसका मतलब इसका जो Ka है वो जितना हम बड़ा सोच रहे थे उतना बड़ा नहीं है, और इसलिए pKa हम जितना छोटा सोच रहे थे उतना छोटा नहीं है। आपको ऐसे सोचना होगा, टेक्निकल टर्म्स के साथ जाना होगा। ये सब बहुत खराब होता है, इसको निकाल लिया, इसको फेंक दिया, ऐसा कर दिया, ये सब नहीं। आप टेक्निकल टर्म्स के साथ जाएं तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? नहीं तो रोड छाप पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? कि कुछ भी करके याद कर लिया चले गए, वो सब मत करना। तो यहाँ पे आप देखिए ये थोड़ा एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, बिकॉज हमको इस वाले इंटरेक्शन को ब्रेक करना है इस H प्लस को निकालने के लिए, एंड फॉर दैट रीजन Ka जो है वो हमारी उम्मीद से थोड़ा कम है, और ये आपका आंसर है। जब और अगर पैरानाइट्रोफिनॉल की जब बात की जाए, देखो जब आप एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हो ना, तो आप ये मत सोचना कि सर ये तो इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग कर रहा है, नहीं, प्योरली हम इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस की बात कर रहे हैं। आप एक बार में एक मॉलिक्यूल को लेके सोचिए, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस का एसिडिक स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? पहली बात, आप इसको इस तरह से सोचिए अभी फिलहाल। तो यहां पे नो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, नो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस दिस इज मोर एसिडिक। तो ये डेटा आपने इस तरह से जस्टिफाई किया। तो आई होप आपको ये वाला चारों केसेस समझ में आया होगा। अब चलो आते हैं हम इधर, यहां पे देखिए
क्रेसॉल, क्रेसॉल मतलब क्या लग गया, मिथाइल लग गया है, किसमें, फिनॉल में। वाओ, फिनॉल में मिथाइल लग गया है। चलिए आइए इसके भी मजे उठाते हैं। फिनॉल तो 10 का pKa था, लेकिन अब मिथाइल लग गया है CH3। एक बार ऑर्थो पे, एक बार मेटा पे, एक बार मेटा पे और एक बार पैरा पे, कुछ इस तरह से। अब आपको मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाई है, एल्कीन में वर्क करता है हाइपर कॉन्जुगेशन, इफ यू रिमेंबर, एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क करता है। मैं वहां से डायरेक्ट रिजल्ट यूज करूंगा इधर, जो मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया। अब इसके लिए अलग से हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं पढ़ाएंगे हम। अब आप देखो यहां पे, अब आप ध्यान से देखो, ये अगर मैं ऑर्थो और पैरा की बात करूं तो दोनों की वैल्यू लगभग क्या आ रही है, सेम आ रही है। लेकिन मेटा की वैल्यू थोड़ी कम आ रही है, बेटर आ रही है। ऑल्दो ये तीनों फिनॉल से बुरे एसिड्स हैं, और फिनॉल से बुरे हो भी क्यों ना, फिनॉल से बुरे हो भी क्यों ना, क्योंकि जब आप फिनॉक्साइड को देखेंगे ना, यहाँ पे जब आप फिनॉक्साइड को देखेंगे O-, जब ये फिनॉक्साइड को देखेंगे और जब आप ये CH3 ग्रुप को देखेंगे, तो ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। यस, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी को कम करेगा। जी हाँ, फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी को कम करेगा। और अगर आप देख पा रहे हैं कि जो नेगेटिव है ये घूम के यहां आ रहा है, यहां आ रहा है और यहां आ रहा है, 3 जगह आ रहा है। और इसी चीज को जब आप इसमें देखें, मेटा पे अगर आपने मिथाइल को लगाया हुआ है तो ये नेगेटिव इधर आ रहा है, इधर आ रहा है और इधर आ रहा है। अब आप देखो, मिथाइल जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, अगर उसके शरण में नेगेटिव चार्ज आ जाए, उसके शरण में नेगेटिव चार्ज अगर आ जाए, तब ये और ज्यादा डिसरप्टिव है, ये और ज्यादा स्टेबिलिटी को खराब कर रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव के ऊपर आप और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो। या फिर आप ऐसे सोचिए, इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि माइनस चार्ज इसके काफी करीब आया है। आपको माइनस की स्टेबिलिटी देखनी है ना, आपको माइनस को दूर रखना है मिथाइल से, आपको माइनस को दूर रखना है मिथाइल से। आप ऐसे सोचो। तो आप यहां अगर देख पा रहे हो तो ये बचा है, थोड़ा सा बचा हुआ है ये। अगर आप और बात करो, अब देखो ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से। अब यही O- को जब मैं CH3 यहां रखता हूं तो माइनस यहां है, यहां है, यहां है, फिर से माइनस आ गया है किसकी शरण में, फिर से आ गया है मिथाइल की शरण में। और मिथाइल इसकी स्टेबिलिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा होगा माइनस चार्ज पे और इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। तो तीनों में एक चीज तो समझ आती है, तीनों में एक चीज तो समझ आती है कि कौन सी चीज है जो बच जाएगी, जो थोड़ी बेहतर रहेगी, वो ये है। तो मेटा वाला जो है, इन दोनों में जो मेटा है ये बेटर एसिड समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां जो माइनस है ना वो CH3 के प्रकोप से दूर है, आप देख पा रहे हैं। अब बात करें इसमें और इसमें कौन अच्छा है, तो देखो बहुत ही मार्जिनल है। आप अगर अप टू 1 डेसिमल जा रहे हो और डेटा देख रहे हो, अप टू 1 डेसिमल जा रहे हो और डेटा देख रहे हो, तो बहुत मार्जिनल है। अब अगर मैं और आगे के डेटाज लूँ तो शायद मुझे पता चले, और अगर मुझे बताना है, प्रेडिक्ट करना है, तो मैं कर देता हूँ। ऑल्दो ये लगभग सेम है दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ, किसकी, ऑर्थोक्रेसॉल की और पैराक्रेसॉल की, दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ लगभग सेम है। तो फिर भी कंपेयर करना है तो ऐसे कर लो कि ये O के माइनस से कर लो। अब O का माइनस, यहां क्लाउड हमेशा ज्यादा है और इस क्लाउड के थोड़ा पास ये है। ऑल्दो देखो इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा दूरी बढ़ने पर फेड होते जाता है, वो चीज यहां भी ऑब्जर्व हो रही है। ये क्लाउड से थोड़ा, ये जो CH3 है वो थोड़ा थोड़ा दूर है, और दूर होने की वजह से उतना इफेक्ट नहीं डालेगा, ये तो और दूर है। तो अगर मैं अप टू 2 डेसिमल 3 डेसिमल जाऊं और डेटा देखने की कोशिश करूं, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो होगा ये और डिसरप्ट करेगा, ये मिथाइल इसको और बर्बाद करेगा। तो कहीं ना कहीं मैं पैरा वाले को बेटर बोलूंगा, पैरा वाले को बेटर बोलूंगा ऑर्थो के कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पे जो मिथाइल है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो O के पास है उससे थोड़ा दूर है। तो मेरा, अगर मैं अप टू 1 डेसिमल देख रहा हूं तो ऑर्डर मेरा यही आएगा।
अप टू 1 डेसिमल देख रहा हूं तो ऑर्डर यही आएगा, दिस एंड दीज टू आर इक्वल एंड फिनॉल इज ऑब्वियसली बेटर देन ऑल थ्री बिकॉज CH3 इज देयर विथ इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। बट अगर आपको एकदम कंपेयर ही करना है कि कौन अच्छा है तो ठीक है, आप बोल सकते हो कि पैरा वाला इससे अच्छा होगा। 2 डेसिमल के बाद अगर डेटा जाए तो फिर वो समझ में आएगा। आई होप आपको बेस एसिडिक स्ट्रेंथ की जो बेसिक बातें हैं वो क्लियर हो गई। मैंने आपको एक स्पेशल केस भी बताया अभी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी हम और फिनॉल्स और अल्कोहल्स को लेके कंपैरिजन करेंगे। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट बातें उसमें अपन करने वाले, और कुछ इफेक्ट्स पढ़ेंगे, तो वो हम करते हैं चलो अगले लेक्चर में। जस्ट इसके बाद जो हम लेक्चर लाएंगे उसमें हम इसको फर्दर और करते हैं। रोज के रोज आप बस लेक्चर को देखिए, आपको बिल्कुल रेगुलर टाइम इंटरवल्स में आपको मैं लेक्चर्स ला के दूंगा। आपका फर्ज है कि आप अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से रिवाइज करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियोस को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शेयर करते हैं तब मुझे मोटिवेशन आता है और मैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ यूट्यूब में फॉर फ्री बहुत अच्छे से पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।